प्यारे विद्यार्थियों, हम अवमंदित सलावर्ती दोलक से पहले जो चैप्टर था, लेक्चर था मेरा, वो था अवमंदित सलावर्ती दोलक के अंदर जो क्रिटिकल जो केस होगी, क्रिटिकल डैम्प्ड केस होगा, उसमें दोलक की गति किस प्रकार की होगी। तो मैं फिर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली समझाना चाहता हूँ कि अवमंदित सलावर्ती दोलक में दो तरह के फोर्स काम आए हैं, प्रत्यानयन बल और अवमंदन बल। तो प्रत्यानयन बल Fr = माइनस का kx आ गया, तथा मेरे पास जो दूसरा फोर्स आया प्रत्यानयन बल, उसके कारण मेरे पास अवमंदित सलावर्ती दोलक का जो समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। और इस समीकरण नंबर 6 में मैंने माना कि इसका जो हल है वो इस तरीके से होगा, x = e⁴ माना, फिर dx/dt निकाली, फिर d²x/dt² निकालने के लिए, और इससे मेरे पास समीकरण नंबर 9 प्राप्त हो गया। इसमें मैंने कंडीशन अप्लाई की कि a.b = 0 होता है, तो उस कंडीशन में जब a का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो b का मान 0 के बराबर होता है। तो ये कंडीशंस मैंने अप्लाई की, जिससे मेरे पास समीकरण नंबर 11 प्राप्त हो गया कि α² + 2 गामा अल्फा प्लस ओमेगा 0² का मान 0 के बराबर। इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ax² + bx + c = 0, जिससे मैं किसकी वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू निकाली, माइनस का r + √r² माइनस का ओमेगा 0²। इससे मेरे पास समीकरण नंबर 12 को मैंने उसमें 6 में रखने पे मेरे पास समीकरण नंबर 13 प्राप्त हुआ। इससे तीन स्थितियां प्राप्त हुई। पहली स्थिति तो थी r < ω0 जो कि अंडर डैम्प्ड केस था। फिर मैंने सेकंड स्थिति प्राप्त हुई अंडर क्रिटिकल केस। फिर तीसरा निकाला जो ओवर डैम्प्ड केस, जब अवमंदन बल का मान, ये तो प्रत्यानयन बल है, ये अवमंदन बल का मान ज्यादा होगा और डैम्प्ड होगा, तो स्थिति में दोनों किस प्रकार गति करेगा। तो अंडर डैम्प्ड केस में तो क्या होता है कि दोनों गति होगी, इसका अपन सिद्ध कर चुके हैं। क्रिटिकल केस में क्या होता है कि ये एक क्या बोलते हैं उसे, एक अदोलनीय गति होगी, एपेरियोडिक मोशन होगी। अब मेरे पास तीसरी स्टेज आ गई, ओवर डैम्प्ड केस होगा, तो उस स्थिति में क्या होगी। तो समीकरण नंबर 13 को मैं लेते हुए आगे चलूंगा, और इस कंडीशंस में अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल से बहुत अधिक होता है, तो उस केस में क्या होगा ये अपन देखेंगे। अति अवमंदन स्थिति, ओवर डैम्प्ड केस में क्या हो गया कि अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल से बहुत ज्यादा है, उस स्थिति में r > ω0 हो गया। माना कि मैंने मान लिया कि √r² माइनस का ओमेगा 0² की वैल्यू किसके बराबर है, गामा। ध्यान दीजिएगा, ये r है, इसमें तो मैंने इस तरीके से शो किया है सिंबल को, इसमें बीच में गैप है, और जबकि गामा के अंदर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। तो ये तो मेरा गामा है, ये मेरा r है, दोनों को डिफरेंस अलग अलग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने माना कि जहां भी √r² माइनस का ओमेगा 0² होगा उसको तो मैंने गामा कह दिया। तो समीकरण नंबर 13 देखिए, समीकरण नंबर 13 जो है, समीकरण नंबर 13, इस समीकरण नंबर 13 के अंदर r² माइनस का ओमेगा 0² अंडर रूट जो वैल्यू है, इसको मैंने गामा कह दिया। इसी प्रकार से इस वैल्यू को मैंने गामा कह दिया। तो इसको समीकरण नंबर 13 में ये वैल्यू मैंने रख दी। तो x की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई e⁻⁻ a इंटू e⁻γt प्लस b इंटू e⁻⁻γt। ठीक है, अब इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि e⁻γt था, e⁻γt को मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद, अर्थात जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको कहेंगे a प्लस बी इंटू e⁻γt प्लस में e⁻⁻γt अपॉन ट्वाइस। इसी प्रकार से प्लस a माइनस का बी इंटू e⁻γt माइनस e⁻⁻γt अपॉन 2। तो ये इस प्रकार से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस चीज को तो मैंने क्या कह दिया, क्यों, क्योंकि e⁻θ इक्वल टू cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा प्लस में आइटा sin थीटा, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया। तो इस वैल्यू को तो मैंने कह दिया cos हाइपरबोलिक थीटा, cos हाइपरबोलिक गामा टी, प्लस में जो माइनस वाली जो वैल्यू आई उसको मैंने क्या कह दिया, sin हाइपरबोलिक गामा टी। ये अपन मैथमेटिक्स में पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैथ्स में ये चीजें आती है। अब इस वैल्यू को मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में मेरे पास, मैंने माना कि यदि a प्लस बी बराबर, तो x0 साइन हाइपरबोलिक फाइव मानता हूं, और ये जो वैल्यू आती है a माइनस बी, उसको मैंने मान लिया x0 इंटू में cos हाइपरबोलिक फाइव। इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों वैल्यू को मैं उठा के इस वैल्यू में रखता हूँ। रखने के बाद मेरे पास जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी x0 इंटू e⁻⁻γt इंटू में साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस फाइव। तो साइन हाइपरबोलिक अर्थात यहाँ पे साइन
ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में साइन ए प्लस बी के रूप में आ गया। तो समीकरण ये जो वैल्यू थी ये सारी की सारी कन्वर्ट होके x0 बाहर कॉमन आ गया, तो कन्वर्ट होके 19 में इस स्थिति में चेंज हो गई, अर्थात x बराबर x0 इंटू e की पावर माइनस का RT इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा t प्लस में फाइव, जो कि एक सरल आवर्त गति का, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा 0 t प्लस फाइव एक सरल आवर्ती जो अवकल का समीकरण था उसके बराबर है। तो समीकरण नंबर 19 से स्पष्ट है कि अति अवमंदन की स्थिति में विस्थापन क्या होता है, चरघातांकी रूप से कम होता जाता है। तो चित्र 2 के अनुसार, चित्र 2 क्या है कि जब अति अवमंदन वाली स्थिति होगी तो अवगति अवमंदन में क्या होगा कि x का मान अधिकतम रहेगा और फिर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल रूप से कम होता हुआ शून्य हो जाएगा। तो अर्थात दोलक की दोलन गति नहीं होती है, इस प्रकार के जो गति होगी उसको क्या कहूंगा मैं, बुद्ध दोलन, या फिर इसे एपेरियोडिक मोशन या डीड बीट कहूंगा, डीड बीट कहूंगा, अदोलनी गति कहूंगा। ठीक है, अदोलनी या रुद्ध दोलन। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो क्रिटिकल अंडर डैम्प्ड केस था वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की तरह गति करता है। दूसरा आया क्रिटिकल केस, वो किसकी तरह करता है, अदोलनी गति होता है। तीसरा आया अंडर डैम्प ओवर डैम्प्ड केस, ये भी क्या होता है, एक अदोलनी गति होता है। इसलिए एक्स और टी के मध्य ग्राफ चित्र 2 एक शो कर रहा है कि जब क्रिटिकल केस हो या फिर ओवर डैम्प्ड केस, दोनों कंडीशंस के अंदर जो दोलन गति करता है वो अदोलनी गति होती है, और जबकि उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, दोलनी गति होती है। इसलिए इसको मैं दोबारा से आपको समझाना चाहता हूं कि ओवर डैम्प्ड केस में क्या किया कि जब प्रत्यानयन बल का मान, प्रत्यानयन बल का मान ओमेगा 0 का मान कम होता है और अवमंदन बल का मान बहुत ज्यादा होता है। तो अवमंदन बल का मान बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि इस पे मैंने मान लिया कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर को गामा के रूप में मानूंगा, और समीकरण नंबर जो 13 आएगी उसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू गामा रखने के बाद में उसको समीकरण 13 में इस समीकरण में अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद में इसको मैं दो फॉर्म में इस तरीके से कहूंगा, इसको कोस हाइपरबोलिक थीटा कहूंगा, इसको साइन हाइपरबोलिक थीटा कहूंगा, और इससे मेरे पास जो प्राप्त हो जाएगी वो इसमें माना कि a प्लस बी का वैल्यू है वो तो क्या आ जाएगी, x0 साइन फाई आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक फाई आ जाएगी, और माइनस वाली वैल्यू को कोस हाइपरबोलिक फाई के रूप में मैं मान लूंगा। इसमें हाइपरबोलिक इसमें यूज हो रहा है, इसलिए इसके अंदर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे साइन ए प्लस बी वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समीकरण नंबर 19 मेरे पास प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 19। तो समीकरण नंबर 19 है जो वो प्राप्त होगा x इज इक्वल टू x0 इंटू ई की पावर माइनस का RT इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा फाइव, साइन हाइपरबोलिक गामा फाइव प्राप्त होता है, और जिससे मेरे पास समीकरण नंबर 19 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 19 से स्पष्ट है कि अति अवमंदन की स्थिति में विस्थापन चरघातांक के रूप से कम होता जाता है। तो चित्र 2 के अनुसार में अपन देख सकते हैं दोलन की गति नहीं होती है, दोलनी गति नहीं होकर इस प्रकार की गति को रुद्ध दोलन या एपेरियोडिक मोशन कह देंगे, अदोलनी गति कहते हैं। अर्थात समीकरण नंबर 13 के अंदर तो 3 स्थितियां प्राप्त हुई थी, 3 स्थितियों में सबसे पहले मैंने निकाला अंडर डैम्प्ड केस। अंडर डैम्प्ड केस जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सेकंड स्थिति निकाली वो क्या होती है, अदोलनी होती है, क्रिटिकल केस। थर्ड स्थिति में निकाली ओवर डैम्प्ड केस। ओवर डैम्प्ड केस भी क्या होती है, एक तरीके से है जो अदोलनी गति होती है। तो तीन केस मैंने पढ़ लिए, पहला केस पढ़ लिया। तो अंडर डैम्प्ड केस को लेके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको लेके अपन आगे चलेंगे, और उसको लेके आगे चलने से उससे सबसे पहले दोलक की मैं क्या निकालूंगा, विस्थापन का समीकरण निकालूंगा, है ना, सॉरी उसका दोलक की गतिज ऊर्जा निकालूंगा, फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा, फिर उसकी टोटल एनर्जी निकालूंगा, और टोटल एनर्जी के बाद में माध्य एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी के बाद में फिर मैं उसका क्या निकालूंगा, शक्ति ह्रास निकालूंगा, उसकी जो पावर डिसिपेशन आएगी वो निकालूंगा, और पावर डिसिपेशन के बाद में उसका क्वालिटी फैक्टर निकालूंगा। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो क्वालिटी फैक्टर है वो निकालूंगा, और वो निकालने के बाद में अवमंदित सलावती दोलक का एक कंप्लीट अपना चैप्टर कंप्लीट होगा।
अवमंदित सलावर्ती दोलक का। इसलिए इसमें 2-3 चीजें हैं, इससे नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा कि अवमंदित सलावर्ती दोलक का गतिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, फिर उसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी निकालने के बाद में फिर उसका सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, उसका निकालूंगा फिर शक्ति ह्रास, पावर डिसिपेशन, और उसके बाद में निकालूंगा उसका अवशोषण गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। तो इस तरीके से ये पूरा एक चैप्टर अवमंदित सलावर्ती दोलक का कंप्लीट होगा। धन्यवाद।